नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर आज हम पोक्सो एक्ट को पूरा करने वाले हैं। और यद्यपि ये कल ही पूरा हो जाना चाहिए था, पर समय का अभाव जो रहता है, क्लास की सेटिंग उस हिसाब से नहीं बैठ पाती है कि मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि मेरे बाद किसी टीचर की क्लास ना हो, पर ऐसा नहीं होता है। और बाकी समय जिस समय क्लास ली जा सकती है उस समय अदर क्लासेस की सेटिंग बैठ जाती है, बाकी मतलब चीज़ें उस तरह से हो जाती हैं। पर कोई बात नहीं, आज इसको हम पूरा करने वाले हैं। यद्यपि क्लास बहुत लंबी तो नहीं चलेगी, क्योंकि कुल मिलाकर 5 या 6 ही धारा हैं जो आपको बतानी है। और प्रश्न जो हैं वो अभी क्योंकि बहुत कम प्रश्न हैं, 2 ही 3 या प्रश्न, ज़्यादा 4 प्रश्न होंगे, तो मैं विचार करूंगा कि अगला जो एक्ट करवाऊंगा उस अगले एक्ट के साथ ही मिला करके इसके प्रश्नों को करवा दिया जाए। ठीक है, तो आशा कर रहा हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मस्त होंगे। नींद आपको बिल्कुल नहीं आ रही होगी, मुझे तो आती ही नहीं है, ना रातों में आती है नींद, ना दिन में आती है। तो हाँ, हाँ, आपका अभिवादन स्वीकार है, चाहे आप किसी भी तरह से अभिवादन कर रहे हो। देखो, मेरे लिए सारी स्थिति बिल्कुल एक जैसी है, तो आप बिल्कुल भी मेरे बारे में कोई भी गलत अवधारणा बिल्कुल ना बनाएं। आप बस मुझे अपना माने, इस बात को मैं आपको बता रहा हूँ, ये दिल से बात है, फर्जी बातें मैं कभी नहीं करता हूँ। एक प्रश्न एक बच्चे के द्वारा पूछा गया जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और वो प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। पहले उस प्रश्न पर ही विचार करते हैं। अभी देखो, ये बोर्ड जो है, अभी संस्था का ये निर्णय हुआ है कि भाई बोर्ड जो है अब थोड़ा सा वाइट यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर कोई बच्चा निकालना चाहता है, अगर इस चीज़ को यहाँ से, मतलब बोर्ड पीडीएफ को प्रिंट कराना चाहता है तो करा सकता है। देखो, एक बच्चे ने एक प्रश्न पूछा कि सर धारा 4, ठीक है, धारा 4 ऑफ पोक्सो, ठीक है, ऑफ पोक्सो, आप बताना धारा 4 ऑफ पोक्सो। और साथ में उस बच्चे ने बोला कि धारा 65 व 65B कह सकते हो आप, ऑफ बीएनएस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है। ये तो चलेगा नहीं यहाँ। हाँ, इन दोनों में उस बच्चे ने अंतर पूछने की कोशिश करी, इन दोनों में अंतर पूछने की कोशिश करी, डिफरेंस क्या है। तो पहली बात तो आपको बता देता हूं, एक्चुअली में धारा 4 क्या है। तो धारा 4 धारा 3 का दंड है। क्या है? धारा 3 का ये आपका दंड है। ये थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। और धारा 3 एक्चुअली में क्या है, तो धारा 3 जो है वो पेनिट्रेटिव, क्या है, वो आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, ठीक है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, पीएसए, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। और धारा जो 65 है ना, ये धारा जो 65 है, ये धारा 64 जो है उसका दंड है। ठीक है, धारा 64 का ये दंड है। धारा 64 क्या है? धारा 64 है रेप, है ना। धारा 64 आपका चला जाता है रेप का पनिशमेंट। ठीक है, धारा 63 कह सकते हो, धारा 63, धारा 63 है ना। धारा 63 में क्या आ जाता है? धारा 63 में आ जाता है रेप आपका। ठीक है, धारा 63 में आपका रेप आ जाता है। 64 में दंड है, 65 में भी दंड है। तो ये क्या है? इसका दंड है, ये इसका दंड है ये। ठीक है, ये दंड है धारा 65 का, 63 का। 63 में क्या चीज है? 63 में है रेप। तो एक बात है, जब आपने ये सेक्सुअल पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ा, तो और साथ में आपने रेप भी पढ़ा होगा, अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी इसके बारे में गंभीरता से मेरी बात सुननी है आपको। तो बच्चे ने पूछा है कि सर 65, एक्चुअली में जो धारा 64 भी है और धारा ये 65 है, ये दोनों दंड की धाराएं हैं, है ना, दोनों दंड की धाराएं हैं। 64 में भी दंड है और 65 में एक्चुअली में दंड है कि अगर आप 16 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ में रेप करते हो और 12 साल से कम उम्र की बच्ची के उसमें रेप करते हो। मेन कंसर्न उस बच्चे ने ये करा कि यहां पर 65 और 65B जो है वो 16 साल और 12 साल से कम उम्र की जो लड़कियां हैं
उनके साथ में रेप हो रहा है और सजा बिल्कुल यही है लगभग जो धारा 4 में है। तो वो बच्चा ये जानने की कोशिश कर रहा है कि यहां पर भी 16 से 12 है और यहां पर जो है वो 18 साल से नीचे है ना, बच्चे की बात है। तो ये दोनों अलग अलग कैसे हैं? क्योंकि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में भी वही चीजें होती हैं जो रेप में होती है, यानी कि रेप में भी तो पेनिट्रेशन ही होता है। रेप में भी तो क्या होता है कि एनस में, वेजाइना में, माउथ में पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, टच करता है, ये सारी चीजें होती है, लगभग लगभग सेम होता है। तो बच्चे के दिमाग में आया कि दंड जब एक है, ठीक है, और एक्शन भी एक है, तो ये दो धाराएं अलग अलग जगह क्यों रही? तो मेरे बेटे, अगर आप एक बात गंभीरता से देखोगे तो आपको बहुत गंभीरता से बात समझ में आएगी। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट पोक्सो की धारा है ना? किसकी धारा है? पोक्सो की धारा है। पोक्सो का मतलब प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में यहां पर लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है मेरे बेटे, ठीक है। जबकि रेप में जो विक्टिम होगी वो महिला ही होगी, वो लड़की ही होगी। वहां पर पुरुष के साथ कभी आपने रेप होता हुआ सुना है? ठीक है, पुरुष के साथ में कभी रेप नहीं हो सकता, ऐसा कानून मानता है। और ये चीज है, तो ये डिफरेंस अपने आप में क्रिएट हो गया। अगर केवल इसी धारा से हमारा काम चल रहा होता तो यहां पर बात है चिल्ड्रन की, यानी कि यहां पर लड़का भी तो हो सकता है जिसके साथ में सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असॉल्ट हो सकता है। क्यों भाई? ये डिफरेंस हो गया। दूसरी बात, एक चीज समझो, यहां पर जो ये पोक्सो में सेक्सुअल, ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, यहां पर ज्यादातर क्या रहता है कि बच्चे की सहमति रहती है ना, सहमति रहती है। अगर सहमति नहीं रहेगी, यहां पर क्या रहेगी? यहां पर सहमति रहती है, सहमति रहती है, पर वो सहमति सहमति नहीं मानी जाती है, बात अलग है, परंतु कंसेंट रहती है, ठीक है, कंसेंट रहती है भाई। बच्चे की मर्जी से ही ये कई बार चीजें होती हैं, या अगर मर्जी नहीं भी रहती तो बच्चा असहज स्थिति में रहता है, जोर जबरदस्ती जैसा कुछ नहीं होता है। एक स्थिति ऐसी होती है, एक असमंजस की स्थिति होती है जो बच्चे को थोड़ा सा, अब इसी में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में एक चीज क्या आई थी? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में या तो ये है कि प्रवेश कर रहा है, यानी कि जो बच्चा है या बच्ची है वो क्या काम कर रहा है, वो अपनी मर्जी से उस एक्ट में जा रहा है, अपनी मर्जी से सब चीजें कर रहा है, करवा रहा है। परंतु वहां पर एक पॉइंट ये आया था तीसरा, कि कोई आदमी किसी बच्चे के वेजाइना और एनस, माउथ और यूरिथ्रा में प्रवेश पाने के लिए हस्त साधन करता है, उसको टच करता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी बच्चे को उस चीज के लिए तैयार किया जा सकता है। तो यहां पर जोर जबरदस्ती नहीं रहती है, यहां पर स्पष्ट लिखा रहता है, रेप में इच्छा के विरुद्ध चीजें रहती हैं, इच्छा के विरुद्ध चीजें रहती हैं, है ना, और सहमति नहीं रहती। सीधे सीधे आप यहां पर कहिए, सहमति नहीं रहती, सहमति नहीं रहती। मैरिड लाइफ में भी जहां पति पत्नी होते हैं, यदि पति इच्छा के विरुद्ध बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो भी मैरिटल रेप की श्रेणी में चला जाता है। अब बात समझ में आ रही है कि दोनों धाराएं अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि यहां पर लड़का लड़की दोनों हो सकता है, वहां पर केवल लड़की उसकी विक्टिम होगी। यहां पर इच्छा के विरुद्ध है, सहमति नहीं है, या अगर यहां पर सहमति है तो डरा करके, धमका करके, जान से मारने की धमकी के आधार पर ये चीजें हो सकती हैं। इसीलिए ये दोनों धाराएं अलग हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? किस किस के दिमाग में ये प्रश्न आया था? हाँ, गुरु जी के चरणों में सर पटक पटक के दंडवत प्रणाम। नहीं भाई, ऐसा काम मत करो भाई, नॉर्मल नमस्ते। हाँ, बोर्ड का कलर चेंज करिए। कैसे चेंज करें भाई? अभी तो पीडीएफ लगी हुई है, अभी तो पीडीएफ लगी हुई है। इज दैट क्लियर? मुझे एक बात बताओ, समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ हाँ हम्म, हाँ कोई बात नहीं, मैं अभी इसको एडजस्ट कर लो, आगे की जितनी पीडीएफ होंगी मैं ब्लैक वाले पे ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बार जानना है, सब समझ में आ रहा है? कोई नहीं, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, चिंता मत करो। अभी देखो, अभी देखो, अभी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अभी जो आगे लिखूंगा वो सही। मुझे इतना बताओ, समझ में आया क्या?
जो चीज पूछ रहा हूं वो बता नहीं रहे हो। चलो ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, अब हमारे बचे हुए जो पोक्सो एक्ट है उसको हम पूरा करते हैं और आज इसको फाइनल कर देते हैं। ठीक है, हो गया भाई, बोर्ड का कलर चेंज कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटे, कोई दिक्कत नहीं है भाई रे। हाँ, कोई बच्चा हमारे गुरु गुरु महाराज का नाम ले रहा है, बिल्कुल सही बात है। एकदम नाम भी दिख जाता है अगर गुरु जी का, तो झट से भी दिख जाता है। हम्म। हम्म। ठीक है, चलिए अब मेरी बात गंभीरता सुनिए। बाकी बचे हुए एक्ट को हम कंप्लीट करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, है ना। आज थोड़ा सा मैं साफ साफ लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बच्चे बहुत बोलते हैं सर आपका लेख उतना अच्छा नहीं है, तो लेख से क्या करना है, क्वेश्चन सही होने चाहिए। पोक्सो एक्ट, पोक्सो एक्ट 2012, ठीक है, ये हमारा चल रहा है। और पोक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत हम लोग अभी क्या लिखेंगे, हम लोग आज लिखने वाले हैं धारा। कौन सी धारा, इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दो आप। हाँ, इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। धारा हमारे पास जो है वो है 35। धारा जो है हमारे पास 35 है। 35 धारा क्या कहती है ना। 35 धारा क्या कहती है कि बच्चे के प्रूफ, हाँ, बच्चे के प्रूफ, प्रूफ, साक्ष्य, साक्ष्य, बच्चे के साक्ष्य को रिकॉर्ड करना, बच्चे के साक्ष्य को रिकॉर्ड करना, बच्चे के साक्ष्यों को रिकॉर्ड करना, यानी कि आपने बच्चे के बयान तो रिकॉर्ड कर लिए, है ना, किसके सामने के महिला पुलिस अधिकारी बैठेगी, मिनिमम एसआई रैंक कहाँ पर, है ना, और उसका मतलब प्रकाशन नहीं किया जाएगा, और ये तमाम चीजें हमने कल देखी थी। आज ये है, आज उसके प्रूफ रिकॉर्ड करने हैं कि भाई जो बच्चे के साथ में ये इस तरह की घटना हुई है, कोई शोषण उसका हुआ है, तो ये प्रूफ रिकॉर्ड। तो यहां पर बात की जा रही है कितने दिन में, कितने दिन में रिकॉर्ड करेंगे, है ना, कितने दिन में, है ना। एक टाइम लिमिट की बात हो रही है, एक टाइम पीरियड की बात हो रही है। क्या हो रही है, एक टाइम पीरियड की बात हो रही है, एक टाइम पीरियड की यहां पर बात हो रही है कि कितने दिन में आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो सीधे ही है कि यहां पर पॉइंट आप लिखिए कि अपराध की जानकारी मिलने के 30 दिन के भीतर, अपराध की जानकारी, जहां पर ये समय अवधि आ जाती है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अपराध की जानकारी मिलने से, ये मैं हाईलाइट करूंगा थोड़ा सा, 30 दिन के भीतर, 30 डेज के भीतर, 30 डेज के भीतर, 30 डेज के भीतर क्या होगा, बच्चे के साक्ष्यों को रिकॉर्ड किया जाएगा, बच्चे के साक्ष्यों को, यानी कि प्रूफ्स को, प्रूफ्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, है ना, रिकॉर्ड किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सपोज करो कि अपराध, मान लिया आज 2 मई है, आज 2 मई को अपराध होता है, किसी बच्चे के साथ में पेनिट्रेटिव असॉल्ट होता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तो इस तरह की कोई भी चीजें उसके साथ में हो रही हैं। आज 2 तारीख में ये बात हुई। अब इस तरह के मामले ना एकदम से नहीं खुलते हैं, ठीक है, एकदम से नहीं खुलते हैं, कई बार खुल जाते हैं, बट ये धीरे धीरे खुलते हैं कुछ दिन बाद, कि बच्चा गुमसुम रहने लगता है, बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की है, तो धीरे धीरे बताएगा। तो जब अभी उसके जो मतलब प्रूफ्स हैं कि उसके साथ में चीजें हुई हैं, मेडिकल होगा उसका, इत्यादि सब चीजें होंगी, तो वहां से प्रूफ रिकॉर्ड होंगे कि मेडिकल रिपोर्ट्स ये आई हैं इसके साथ में, हाँ ये सब चीजें हैं। तो इनको कितने दिन में हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अपने पास संरक्षित करना पड़ेगा, जिससे कार्यवाही में ध्यान दें। तो जिस दिन अपराध हुआ है उस दिन से नहीं, जिस दिन अपराध की जानकारी दी गई है, पुलिस को जानकारी दी गई है, विशेष किशोर पुलिस यूनिट को दी गई है, या मजिस्ट्रेट को डायरेक्टली रिपोर्ट किया गया है, तो जिस दिन अपराध की जानकारी मिली, उस जानकारी से 30 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर,
30 दिन के भीतर ये काम उनका किया जाएगा, बच्चे के प्रूफ रिकॉर्ड किए जाएंगे। इस बात को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। 30 दिन के भीतर भीतर ये काम आपको करना पड़ेगा। हाँ हाँ 33 कब करवाए भाई? 30 ही तो करवाए हैं, 33 का तो कोई मतलब ही नहीं है। 30 ही करवाए, तुमने 33 लिखे होंगे बात अलग है। 33 का तो कोई मतलब नहीं, आप खुद सोचो 33 कैसे हो सकता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात इसी धारा के अंतर्गत जो आती है वो ये आती है कि मामले का निपटारा। क्या आ जाती है? मामले का निपटारा। मामले का निपटारा। मामले का निपटारा। मामले का निपटारा यानी कि ये जो केस आया है, कोर्ट कितने दिन में इसको समाप्त करेगा। ठीक है, ये सीधे लिखते हैं हम, पोक्सो एक्ट से संबंधित मामले को, पोक्सो एक्ट से संबंधित, पोक्सो एक्ट से संबंधित मामले को कितने समय में सुन करके पूरा करना जरूरी है। कितने समय में सुनकर पूरा करना, सुनकर निपटारा करना है ना, कंप्लीट करना, फाइनल जजमेंट सुनाना। निपटारा करना जरूरी है, निपटारा करना जरूरी है, निपटारा करना जरूरी है, निपटारा करना जरूरी है। तो आपको सीधे ही मेरे प्यारे उत्तर देना होगा कि अपराध की जानकारी की तारीख से, अपराध की जानकारी की तारीख से अपराध की जानकारी की तारीख से कितना, यहां पर लिखते हैं, यहां पर विशेष, कितना 1 साल के भीतर, कितना 1 साल के भीतर, 1 साल के भीतर ऐसा करना जरूरी है। 1 साल के भीतर ऐसा करना जरूरी है। 1 साल के भीतर ऐसा करना जरूरी है जिस दिन उसको पता लगा। सपोज करो कि, उदाहरण देखो, यहां पर थोड़ा सा उदाहरण देने का प्रयास मैं आपको करता हूं। उदाहरण यहां पर थोड़ा सा देखो, उदाहरण सपोज करो क्या हुआ कि अपराध की जो जानकारी मिली, अपराध की जानकारी मिली किस तारीख को? अपराध की जानकारी मिली है, मान लिया कि 2 मई 2025 को मिली। तो यहां पर मामले का निपटारा होगा, मामले का निपटारा करना होगा। कब तक आप खुद बता सकते हैं। तो मामले का निपटारा जो करना होगा बेटे, वो 2 मई 2026 से पहले है ना, 2026 से पहले निपटारा कर देना पड़ेगा। ये बात सेक्शन 35 बोल रहा है। ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सरलता से मैंने उसको बताने का प्रयास किया। हाँ सेक्शन 35 में मामले को निपटारेगा। तो ये आपको अच्छे समझ, लेख सही लग रहा है? अब लेख कुछ समझ में आ रहा है या ऐसा है? एक कोई मेरे को बोल रहा था, जिंदगी क्लास हो रही थी हरियाणा में, कि सर पढ़ा तो ठीक ठाक लेते हो पर लेख बहुत गंदा है। मैंने कहा भाई तुझे समझ में आ रहा है? हाँ हाँ नहीं बेटे, कोई बच्चा बोल रहा है सर फ्राइडे को रिवीजन करवा दे। साल भर कोर्स खत्म नहीं होगा जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, क्योंकि छोड़ कुछ सकते नहीं और इतने सारे एक्ट हैं। तो आपको और हमको मिलकर के कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो 6 महीने से पहले कोर्स खत्म नहीं होने वाला। इस हिसाब से आप देखो कि किस तारीख को, 7 तारीख को कोर्स चला था, ठीक है, 7 तारीख को कोर्स चला था और अब तक 3 ही एक्ट हमारे खत्म हुए हैं और कम से कम 14-15 एक्ट ये हैं और बीएनएस और बीएनएसएस अलग है। तो इसमें थोड़ा सा ना हमको टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा इसमें क्या है कि
मेन पॉइंट्स जो हैं वो टाइप होकर के आ जाएं और उनको मैं एक्सप्लेन करना, क्योंकि मेन तो एक्सप्लेन करना ही है। अगर यहां पर धारा 35 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर यहां पर धारा 35 लिखा हुआ है और ये चीजें टाइप होकर के आ जाएंगी, एक्सप्लेनेशन मैं कर दूंगा, तो इसमें हमारा समय ही बर्बाद हो रहा है। और आपको हैंड रिटन नोट्स तो मिल ही जाएंगे। आप केवल क्या काम कर लो, थोड़ी बहुत चीजें कर लो, है ना, थोड़ी बहुत चीजें, शॉर्ट नोट वगैरह आप अपना कर सकते हो। इसमें हमारा बहुत समय व्यर्थ हो रहा है, बहुत ज्यादा समय हमारा इसमें व्यर्थ हो रहा है लिखने में। तो जल्दी जल्दी है कि जल्दी जल्दी ये कोर्स कंप्लीट हो जाए, फिर आप इससे निश्चिंत हो जाएं, और निश्चिंत होने के बाद फिर हमारी टेंशन खत्म हो जाए। ठीक है, चलो। यहां पर क्या लिखा है मैंने, यहां पर क्या लिखा है मैंने, यहां पर क्या लिखा है बेटे, 2 मई 2026 से पहले पहले, है ना, यहां पर एक है ना, 1 साल के भीतर भीतर। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इससे पहले पहले 1 साल से भीतर। ये एक अंदाजा है, ठीक है, ये एक आइडिया है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसी तरह के बैकग्राउंड में काम करेंगे आगे। अगली धारा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारी सेक्शन 36, धारा 36। धारा 36 हमारी है, धारा 36 हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 36 में क्या चीज लिखी गई है कि साक्ष्य, यानी कि साक्ष्य मतलब जो प्रूफ दिए जा रहे हैं, जो 30 दिन के भीतर भीतर दिए जाएंगे अपराध की जानकारी। साक्ष्य यानी कि प्रूफ देते समय, साक्ष्य यानी प्रूफ देते समय, है ना, अपराधी को बच्चे की निगाह से दूर रखा जाएगा जिसने अपराध किया है। अपराधी, अपराधी जो है, ऑफेंडर जो है, अपराधी बालक के सामने, अपराधी बालक के सामने नहीं होगा, है ना, अपराधी बालक के सामने नहीं होगा। जिस समय उस बच्चे के प्रूफ रिकॉर्ड किए जा रहे हैं तो अपराधी बालक के सामने नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के प्रूफ्स को वह प्रभावित कर सकता है, बच्चा डर सकता है, बोले ना, दिखाए ना। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। हाँ हाँ। हम्म देखो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन करके। देखो हर एक शिक्षक होने के नाते मेरे पास सारे मेरे सामने सब बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी संप्रदाय से हो, और चाहे मतलब वो अगर जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम चलता है तो सभी बैठ करके पढ़ते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता हूँ। तो सभी बोलते हैं, सभी बोलते हैं कि मतलब सर राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, ठीक है, और भी नमस्कार, नमस्ते इत्यादि सब बोलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे को ऐसा एक बच्चे जय भीम भी बोलते हैं, तो बिल्कुल बोलना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बच्चों को कई बार ऐसा लगता है कि ये तिलक लगाया हुआ है, तो ये तिलक लगाया हुआ है ना, तो ये कट्टर होगा किसी चीज को लेकर के, पर नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ही देखो तिलक, ये जो तिलक लगा हुआ है ना, ये क्या है कि ये मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक, थोड़ा सा ये आध्यात्मिक हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अध्यात्म, मैं अपने निजी जीवन में बहुत करता हूँ। आप यकीन मानो कि उससे पहले भी जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो सभी मुस्लिम तक भी पढ़ते हैं और वो सेलेक्ट भी हुए हैं सब। तो आप कभी भी मेरी कक्षा में इस चीज़ को महसूस ही नहीं करेंगे कि कभी कोई रेडिकल बातें हो रही हैं, फालतू की बात ना, हमेशा कक्षा में और सदैव मानवता की बात होगी। तो कोई हमको कहता है कि सर जय भीम बोल दो, तो हम बोल देते हैं भाई जय भीम। तो लोग कहते हैं कि जय भीम बोल रहे हो, तो मैंने कहा उससे क्या फर्क पड़ता है। देखो भीम, जय भीम कहने से कितना मंगल हो जाता है, कितना, जय भीम बोलने से भी मंगल हो जाता है बहुत। पहली बात है, भीम जो शब्द है ये अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द है, यानी इसके एक से ज्यादा अर्थ निकल रहे हैं। और भीम नाम से 2 व्यक्ति भारतवर्ष में बड़े प्रसिद्ध हैं। पहले पांडवों के भाई भीम, है ना, जिनको वृकोदर कहा जाता है, जिनका नाम लेने से, जिनके बारे में ये बात कही जाती है कि पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन, ये पापों का शमन हो जाता है वृकोदर के कीर्तन से। तो जब बोलते हैं जय भीम तो महाबली भीम का स्मरण भी हो जाता है। और दूसरा किसका स्मरण हो जाता है, दूसरा भारत के धुरंधर
और महापुरुषों में से एक है ना, भारत में पुनर्जागरण के जनक। देखो मुझे मतलब गूज़बम्स आ रहे हैं उनके बारे में बोलते हुए। बड़ी कठिनाइयों में रहे हुए, बड़ी कठिनाइयों में पढ़ करके और समाज के एक तबके को और पूरे समाज को एक आगे बढ़ाने के लिए, उनको शोषण को दूर करने के लिए एक महामनस्वी, कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऐसे महापुरुष का विस्मरण हो जाता है। तो कभी भी अपनी दृष्टि को संकुचित नहीं रखना चाहिए, अपनी दृष्टि को विस्तृत करना चाहिए, जगत मंगल हो, इससे सबका स्मरण हो, ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। तो हमको जय भीम भी बोलता है तो हमको कुछ भी आपत्ति इसमें नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, और होनी भी नहीं चाहिए। परंतु अगर किसी विचारधारा से दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है, आपकी वजह से दूसरे व्यक्ति को कष्ट होता है, तो ऐसी विचारधारा का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वो कुछ कोई भी विचारधारा हो, दूसरों को कष्ट दे रही है, तो ऐसी विचारधारा सही नहीं है, वो मतलब गड़बड़ है ना। इस तरह से कभी नहीं करना चाहिए ना। बी पोलाइट, बी अच्छा। एक दिन मर जाएंगे तो क्या होने वाला है उसके बाद। आगे हमारा सेक्शन 37 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धारा 37 हमारी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बात करती है विचारण के बारे में, सुनवाई, है ना। जो ट्रायल्स चलते हैं आपके, जो आपके क्या चलते हैं? ट्रायल्स चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जो ट्रायल्स चलते हैं, ठीक है, जो ट्रायल्स चलते हैं, सेक्शन 37 क्या कहता है कि विचारण का बंद कमरे में किया जाना। विचारण, विचारण मतलब जो कोर्ट में ट्रायल्स चलते हैं, विचारण मतलब कि ट्रायल्स, जो कोर्ट के ट्रायल्स चलते हैं, सुनवाइयां, ठीक है, सीधे सीधे सुनवाई, सुनवाई का, ट्रायल्स का बंद कमरे में किया जाना, बंद कमरे में, बंद कमरे में किया जाना, सुनवाई का बंद कमरे में किया जाना, सुनवाई का बंद कमरे में किया जाना, सुनवाई का बंद कमरे में किया जाना। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब देखो बच्चा है और बच्चे के साथ में ऐसा काम हो गया है, लड़का है, विशेषकर लड़की है, और ऐसा काम हो गया है, और आपको पता है कि इस तरह के मामलों की मतलब सूचना भी कोई छाप नहीं सकता जब तक कोर्ट इस बात की परमिशन ना दे। यानी कि जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं करी जा सकती। तो आइडेंटिटी जब रिवील नहीं होनी है तो एक ऐसा सिस्टम भी तो होना चाहिए कि भरे पूरे कोर्ट में इन पर डिस्कशन ना हो, किसी बंद कमरे में हो जाए। तो ऐसी भी विधि है, सेक्शन 37 इस बात को बोलता है, यदि माँ बाप चाहे, बच्चा चाहे, या उनकी तरफ से वकील चाहे, तो इन पोक्सो एक्ट के मामलों से संबंधित जो सुनवाइयां हैं उनको बंद कमरों में कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो इसमें यदि लिखो कि यदि कोर्ट चाहे, यदि कोर्ट चाहे, यदि कोर्ट चाहे तो सुनवाई को, सुनवाई को, ये अधिकार किसके पास है? कोर्ट के पास। सुनवाई को बंद कमरे में, बंद कमरे में करा सकता है, बंद कमरे में करा सकता है, बंद कमरे में करा सकता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से जाननी है, बहुत अच्छे से समझ लेनी है। साथ में एक बात रहेगी कि ऐसा नहीं कि बंद कमरे में बच्चा बच्चा रहेगा। तो अगर सुनवाई हो रही है तो बालक, बालक का मतलब 18 साल से जो भी नीचे है, बालक देखो अब यहां पर आ गया, तो बालक का मतलब 2D में जो बताया गया कि 18 साल से कम उम्र जिसकी है, चाहे लड़का है या लड़की है, तो बालक के माता पिता, बालक के माता पिता, बालक के माता पिता या उसका कोई खास व्यक्ति विचारण में शामिल रहेगा, या उसका कोई खास व्यक्ति विचारण में शामिल रहेगा, 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 विचारण में शामिल रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन 37 इज इंपॉर्टेंट, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगली धाराओं को। समझ में आई बात? देखो, अगर जिंदगी को बहुत अच्छे से जीना है तो खूब पढ़ो, कोई भी है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो बहुत सुख प्रदान करती है, बहुत सुख। आप हिंदी पढ़ो, आप जीएस पढ़ो, आप डिफरेंट चीजें पढ़ो, आप पढ़ाई करो,
अगर आप में से अगर किसी ने भी ग्रेजुएशन कर रखी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करो, प्राइवेट कर लो, डिफरेंट ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, डिप्लोमास करो, टेक्निकल चीजें सीखो। अब आप में से ज्यादातर बच्चे क्या हैं, देखो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये रियलिटी पता है कि फॉर्म भरने वाले लाखों में होते हैं, पोस्ट कुछ हजारों में होती है, एक लंबा जीवन का अरसा इसमें निकल जाता है। बहुत सारे लोग भाग्यशाली होते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाता है। मैं हार्श रियलिटी बता रहा हूँ, मैं ट्रू रियलिटी बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि वो अपनी जीवन का स्वर्णिम समय, जो ये 18 साल से और 30 साल का समय है, जब जवानी उफान मारती है और जब धरती में पैर मारे तो पानी निकाल दे, ऐसी क्षमता, ऐसी तरंग और आत्म ऊर्जा इस समय होती है। ऐसे में बंद कमरों में समय निकालने के बाद बहुत सारे व्यक्ति बेरोजगार रह जाते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ कम से कम, ज्यादा नहीं, 5-4 हजार रुपए महीना कमाओ। किसी के यहाँ 2-4 घंटे काम करो, यारों दोस्तों के साथ घूमने फिरने से कुछ विशेष लाभ नहीं है, घंटा 2 घंटा घूम आओ, 5-4 घंटे किसी के साथ काम करो। जैसे आजकल आधुनिक युग चल रहा है तो थोड़ी सी टाइपिंग सीख लो, है ना, किसी के यहाँ टाइपिस्ट लग जाओ, थोड़ा टैली वगैरह सीख लो, अकाउंट्स का काम सीख लो, या ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो, पोस्टर बनाना, थंबनेल्स बनाना, या वीडियो एडिटिंग सीख लो। तमाम लोगों को जरूरत है, 5-7 हजार रुपए आराम से दे देता है, घर बैठे अपने सिस्टम से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तमाम चीजें, टेक्निकल चीजें सीख लो जिससे घर वालों के सामने हाथ ना पसारना पड़े कम से कम, और मदद कर दो तो बहुत बढ़िया। और जब जॉब लग जाएगी तो एक स्किल आपके पास होगा, आप साइड बाय साइड बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। पुलिस में जाने के बाद भी भिखमंगों की तरह से किसी से रिश्वत नहीं मांगनी पड़ेगी जब खर्चे बढ़ जाएंगे। तो बिल्कुल बी ओपन माइंडेड, बी टेक्निकल हैंडेड, ये आपको बहुत फायदा देगा। ठीक, चलो आगे। अब हम चलते हैं सेक्शन 43 की तरफ, धारा 43 की तरफ। कहां चलते हैं? धारा 43 की तरफ हम लोग चल देते हैं। और धारा 43 क्या कहती है? धारा 43 स्पष्ट शब्दों में बोलती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है, सरकारें नहीं लिखते, राज्य सरकार में सभी सरकारें, राज्य सरकार इस एक्ट के संबंध में, इस एक्ट के संबंध में जागरूकता फैलाएगी, जागरूकता फैलाएगी, इस एक्ट के संदर्भ में जागरूकता फैलाएगी। तो तुरंत दिमाग में आएगा कि भाई कैसे फैलाएगी भाई? कि मतलब जागरूकता ले ली ऐसे झोली में, जैसे वो ले लेता है ना, जैसे अब झोली कैसे बनाऊं, सपोज करो ये बन गई झोली मेरी, मैंने अपने शर्ट की बना ली, और जागरूकता को उसमें भर लेगी, और जैसे हमारे जो अन्नदाता होते हैं, हमारे जो किसान होते हैं, तो क्या करते हैं, खाद इत्यादि जो होता है, ये डीएपी और खाद इत्यादि, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे फेंकते रहते हैं खेतों में, इस तरह से फेंकते हैं ना, पता होगा आपको। तो जागरूकता ऐसे ही फैलाएगी कि यहाँ पे इसमें झोली में भर ली, ले भाई पोक्सो जागरूकता, ऐसे, हाँ मेरा नाम ले, सौरभ चौधरी, अच्छा याद हो जाता है, बहुत बढ़िया, ले ऐसे फैलाएगी। नहीं भाई, ऐसे नहीं फैलाएगी। कैसे? टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। कैसे? रेडियो के माध्यम से, रेडियो में मल्टीपल टाइम्स ऐड चलवाएगी या कोई प्रोग्राम्स करवाएगी, रेडियो के माध्यम से। और किस माध्यम से? आपका देखो तो मीडिया के माध्यम से, मीडिया में सब आ जाता है, सोशल मीडिया, ठीक है, और आपका कौन सा आ जाता है, सोशल मीडिया आ गया, आपका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑल ऑफ, है ना, प्रिंट, इसके माध्यम से। और किसके माध्यम से? आपका और भी अगर चीजें हो सकती हैं तो और भी अलग माध्यमों से चीजों को किया जा सकता है, पर मेन तो दो ही चीजें हैं कि रेडियो के माध्यम से, AIR के माध्यम से, और मीडिया में तीनों चीजें आ जाती हैं आपकी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। पर हमारे देश की मीडिया का बहुत बुरा हाल है, सच बता रहा हूं मैं आपको। हमारे देश की मीडिया का इतना अजीब सा हाल हो गया है कि खबरों को खबरों की तरह से पेश करना चाहिए कि भाई आज दिन में ये हुआ, वहां पर ये हुआ, जैसे दूरदर्शन इत्यादि करता है, परंतु भाई साहब पूरे मसालेदार चटपटी बहसें करवाई जाती हैं, बहुत बुरा हाल करवाए। तो अगर जीवन में सुखी रहना है तो पॉलिटिकल जो विचारधाराएं हैं भाई, उससे थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि आप देखो कि पॉलिटिक्स में एक टॉप ही मतलब लोग बैठे हुए हैं,
और वो फिर भाई पूरा मजा लेते हैं। उनके बहुत सारे लोग तो फैमिली वाले हैं, है ना। मेरी कोई विचारधारा पॉलिटिकल नहीं है, मेरी विचारधारा तो शिक्षा से जुड़ी हुई है, सबके कल्याण से जुड़ी हुई है। तो वो पैसे वैसे कमाते रहते हैं, देश में दंगे होते रहते हैं, फसाद होते रहते हैं, लोगों में लड़ाइयां हो जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल विचारधारा से इतने ज्यादा प्रभावित भी ना हो कि लोगों को वो है। अपनी शिक्षा पर ध्यान दो, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, अपनी बौद्धिकता, अपनी सामाजिकता, अपनी वैचारिकता, अपनी दार्शनिकता, है ना, इन सब चीजों पर ध्यान दो। अपने कुल को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने पर ध्यान दो, इन चीजों पर। और मतदान जिस दिन करना है, मतदान जो करना चाहिए वो मतदान करना चाहिए अपने लोकल कैंडिडेट को देख करके, कि ये जो आज यहां पर दिख रहा है ये अगले 5 साल में यहां दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये यहां पे चेंजेस कर सकते। हम देखते हैं हमेशा ऊपर के उस पार्टी का हेड वो है, मुझे उसे करनी है वोट, मुझे उसे करनी है, मुझे उसे करनी है। नहीं, लोकल जो है उसको देख करके वोट करना चाहिए हमेशा। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो मीडिया के माध्यम से, तो मीडिया में आपका सोशल मीडिया आ जाता है, आपका सोशल मीडिया आ जाता है, आपका प्रिंट मीडिया आ जाता है, ठीक है, आपका प्रिंट मीडिया आ जाता है, और प्रिंट मीडिया के बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाता है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपका आ जाता है, ठीक है। तो सेक्शन 43 में ये काफी इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस एक्ट के संबंध में जागरूकता फैलाएगी, रेडियो के माध्यम से और आपके किस माध्यम से, टीवी, इसके मीडिया के माध्यम से। हाँ, नहीं ज्यादा डीप कहाँ है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, सेम ही तो चीज है बेटा, डीप में कहाँ है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे भाई बकवास पढ़ा रखा, सेम ही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है। ऐसा थोड़ी ही है बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी ऐसे काम नहीं करता हूं। उसके बाद सेक्शन 44, धारा 44, धारा 44, धारा 44 हमारे लिए काफी जरूरी है और बहुत सिंपल है। कई बार वैसे ही पूछ लेते हैं ये लोग ना कि ये क्या है, कि इस एक्ट, इस एक्ट, है ना, ये जो एक्ट है या ये जो अधिनियम है ना, ये जो अधिनियम है, इस एक्ट, है ना, ये जो एक्ट है, ये जो अधिनियम है। अरे भाई बड़ा भयंकर मैसेज लिख के भेजा किसी ने। हाँ हाँ, हम्म, हाँ, बहुत सारी हैं, बताऊंगा। अभी इस पे 2-4 मिनट चर्चा करें क्योंकि आज हमारे पास समय बच जाएगा। तो ये इस अधिनियम, है ना, ये जो अधिनियम है इसके क्रियान्वयन की, है ना, इसका जो क्रियान्वयन है, क्रियान्वयन, है ना, क्रियान्वयन ना, क्रियान मतलब प्रोसीडिंग्स टाइप, प्रोसीडिंग तो नहीं कह सकते कि मतलब इसके फंक्शंस को, इसके होने को, ये चलो क्रियान्वयन ही रहने दो। इस अधिनियम के क्रियान्वयन की रिपोर्टिंग और मॉनिटरी, है ना, की मॉनिटरिंग, मॉनिटरी, मॉनिटरिंग, है ना, मॉनिटरिंग यानी कि एक तरह से देख रेख, इस एक्ट के अंतर्गत काम सही चल रहा है नहीं चल रहा है। इस एक्ट के, इस एक्ट के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग यानी देख रेख की जिम्मेदारी, की जिम्मेदारी, की जिम्मेदारी, की जिम्मेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। बालक अधिकार, बालक अधिकार, बालक अधिकार, बालक अधिकार, बालक अधिकार संरक्षण आयोग, बालक अधिकार संरक्षण आयोग करेगा, है ना, संरक्षण आयोग करेगा, संरक्षण आयोग करेगा, संरक्षण आयोग करेगा, ठीक, कौन करेगा, संरक्षण आयोग करेगा, बालक अधिकार संरक्षण आयोग करेगा। और ये बालक अधिकार संरक्षण आयोग जो है ये कैसा है, ये बालक अधिकार संरक्षण आयोग केंद्र का भी है और राज्य का भी है ना, केंद्र का भी, केंद्र का भी और राज्य का भी, और राज्य का भी, राज्य का भी, दोनों जगह के जो बालक संरक्षण, बालक अधिकार संरक्षण आयोग है वो क्या काम करेगा, इसके क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करेगा। यानी कि क्या होगा कि इस एक्ट के तहत ठीक तरह से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी क्या करेगा,
इस एक्ट के तहत कार्य ठीक चल रहा है कि नहीं, इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत कार्य ठीक चल रहा है कि नहीं, इस एक्ट के तहत कार्य ठीक चल रहा है कि नहीं, ये काम क्या कहलाता है, ये काम कहलाता है आपका मॉनिटरिंग, ये आपका कहलाता है मॉनिटरिंग। और अब अंतिम, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, पाइथन सीख रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं, हाँ हाँ 354 अलग चीज है, वो महिला की लज्जा के अनादर के श्रेणी में जाता है, ये अलग है। देखो अगर एक ही धारा से काम चल रहा होता तो तमाम धाराएं क्यों लानी पड़ती, ये एक्ट क्यों लाना पड़ता, ये क्योंकि बच्चों के संदर्भ में है, ठीक है। 354 में क्या है, महिला की लज्जा का अनादर है, ना कि पुरुष की। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, पोक्सो लड़का और लड़की दोनों के लिए है। और अब अंतिम धारा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे, और इस एक्ट को कंप्लीट करते हैं। क्या, सेक्शन 45 धारा 45, धारा 45 क्या कहती है, धारा 45 क्या कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एक्ट के संबंध में नियम बनाने की शक्ति, अगर इस एक्ट के संबंध में कुछ नियम बनाने हैं तो किसके पास है, इस एक्ट के संबंध में, इस एक्ट के संबंध में नियम बनाने की शक्ति, नियम, नियम मतलब रूल्स, रूल्स बनाने की शक्ति, रूल्स बनाने की शक्ति, रूल्स बनाने की शक्ति, रूल्स बनाने की शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के पास है। राज्य सरकार इस संदर्भ में कानून नहीं, मतलब नए नियम नहीं बना सकती, सरकार के पास है, सरकार के पास है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इति संपूर्णः, ये बात आपको बहुत अच्छे से जाननी है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। तो हमने यहाँ पर पोक्सो एक्ट को कंप्लीट कर लिया है, यद्यपि इसको हमको मतलब थोड़ा सा जल्दी पूरा करना था। अभी एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एक भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। आपको मैक्सिमम लोगों को ये बात पता होगी कि मैं पिछले 6 महीने से आपके YouTube पे मूल विधि करवा रहा था। पहले सारे एक्ट किए थे, उसकी 67 वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है। फिर एक विनायक सीरीज चली थी जिसमें एक एक दिन क्लास होती थी, कि सोमवार को मुझे जहाँ तक याद है संविधान की क्लास होती थी दिग्विजय सर की, उसके बाद मंगलवार को संदीप चौधरी सर की क्लास होती थी रीजनिंग की, बुधवार में मेरी क्लास होती थी मूल विधि की, और उसके बाद गुरुवार में ममतेश सर की हिंदी क्लास होती थी, और शुक्रवार में जो क्लास रखी गई थी वो राहुल सर की रखी गई थी, राहुल तेवतिया सर की। पर वो क्लास मुझे लगता है कि एक दो क्लास होने के बाद किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई थी। तो वो विनायक सीरीज चल रही थी, उस विनायक सीरीज में मैंने बीएनएस स्टार्ट किया था और वो बीएनएस चालू हो गया था, ठीक है। लगभग लगभग वो बीएनएस आधे में पहुंच चुका है, कहां पर, आधे में पहुंच चुका है। तो आपको मैं बताऊं, उसको मैंने कंप्लीट करने का वादा किया था। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि आपको कल, है ना, कल, कल यानी कि शनिवार में मेरे साथ जुड़ना है, ठीक है, जरूर जुड़ना है जितने बच्चे हैं। शनिवार है कल, आपके 11 AM पे, कितने पे, 11 AM पे जुड़ेंगे और लंबी क्लास करेंगे, ठीक है। बीएनएस को फिनिश करेंगे आने वाले 1-2 हफ्ते में ही, है ना। कल भी 11 AM पे, और रविवार में भी, कब में, संडे में भी आपके 11 AM पे हम लोग जुड़ेंगे और वहां पे कोर कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग वहां पर, बीएनएस पढ़ेंगे। तो आप में, आप जितने भी लोग हो, तो आपको मतलब बहुत फायदा रहेगा। नोट्स वगैरह आप बनाना चाहो तो बना लेना, मगर नहीं, क्योंकि देखो वादा किया है तो फिर पूरा करना पड़ेगा। तो एक शिक्षक के लिए भी जरूरी है, क्योंकि शिक्षक ही अगर झूठ बोलेंगे तो दिक्कत है। बीच में वो क्लास बंद हो गई थी तो बहुत बच्चों ने कहा, बहुत कुछ तो गुस्सा भी हो गया, सर आप तो झूठ बोलते हो। देखो भाई, एक संस्था में जब काम करते हैं तो वहां पे काम करने के लिए ना बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं, नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं, संस्था जो होती है, मैनेजमेंट जो होता है, वो तरीके से काम होते रहते हैं सब। तो ऐसा नहीं है, हाँ। तो वो चीजें हम जरूर करेंगे। तो आज हमारी क्लास पूरी करनी, हाँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है उतनी भी ज्यादा है, तो वो शायरी इत्यादि सुनाने का मेरा मन नहीं है। बाकी हाँ हाँ हाँ, सेक्शन 46 जरूरी नहीं है ना, सारे सेक्शन थोड़े ही पढ़ने हैं, जितने जो चीज जरूरी है वो मैंने बता दिया आपको।
हाँ नेक्स्ट क्लास। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो किसी एक्ट की मैं करवाऊंगा, मैं बता दूंगा आपको, शनि रविवार में बता दूंगा कि किसी एक्ट की क्लास होगी, और मैं ना भाई उसको टाइप करवा के लाऊंगा अब, क्योंकि ऐसे तो अगर ये एक्ट करने में 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए हमारे, तो बहुत दिक्कत वाली बात है, इतना समय नहीं लगना चाहिए। ऐसे तो हमारा कोर्स न जाने कब पूरा होगा। तो मैं टाइप करवा करके कुछ चीज़ें लाऊंगा, कुछ चीज़ें टाइप करवा के लाऊंगा, कुछ चीज़ें आपको हाथ से मैं लिख लिख करके बताऊंगा, उसमें समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अगर ये लिखा भी रहेगा तो इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, और आपको इसमें हैंड रिटन नोट्स इसके मिल जाएंगे। ठीक है। हाँ ये यूट्यूब पर, हाँ इसको ध्यान रखना, ये RWA मेन चैनल पर, कहाँ पर, RWA जो मेन चैनल है ना, RWA मेन चैनल, RWA मेन चैनल पर, YT पर। ठीक है, YT पर ये क्लास रहेगी, और बहुत अच्छे ढंग से मैं इन चीज़ों को करवाऊंगा, आप निश्चिंत रहना, मज़ा आ जाएगा आपको, मौज आ जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और पोक्सो एक्ट को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी, पहले दिन जब आप आए थे तो कहते सर 3rd क्लास मास्टर है, इसको हटा दो यहाँ से, ऐसा है। तो भाई ऐसा मत बोला करो यार, दर्द होता है हमको भी दर्द होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत जब करते हैं, ये देख रहे हो आंखें कैसी हो गई हैं, चेहरा, आंखें अंदर चली गई हैं, आप नोटिस करो इन चीज़ों को, अंदर जाने का क्या कारण है, क्योंकि दिन रात की मेहनत। रात में 3 बजे सो जाऊँ, और यही मेरा अमूमन का रूल है कि मैं 3 बजे सोता हूँ, और फिर सच्ची बात है मैं फिर 7 बजे, 7:30 बजे उठता हूँ, इतनी ही नींद है मेरी। और 7:30 बजे उठने के बाद फिर रात के 3 बजे तक लगातार मैं काम करता रहता हूँ। बस उन्हीं 3-4 घंटों में मैं मतलब अपने बिस्तर पर जा करके सो जाता हूँ। है ना, अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। दर्द होता है, एक बच्चा बोल रहा था टूट गए हैं, तो अगर आप बन जाओगे तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, आप टूट जाओगे तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, तो लड़ो, अपने अस्तित्व के लिए लड़ो। और ये जो टूटना होता है ना, ये क्यों हो रहा है, ये ब्रह्मचर्य की कमी के कारण हो रहा है। ब्रह्मचारी रहो, बिल्कुल बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करो, फायदा होगा। चाहे किसी भी मत पंथ विचारधारा में आप हो, भोजन शुद्ध करो, आचरण शुद्ध करो, और लक्ष्य का संधान करो, मन को नियंत्रित करो, काम बनेगा। और सुबह सवेरे घूमने जाओ, लक्ष्य की तरफ ध्यान रखो, बी पॉजिटिव, घबराओ नहीं। अगर हारना भी है तो हार जिरह के बाद ही तय होगी, मैं पहले हथियार नहीं डालूंगा। जिरह होगी, पहले मैं मशक्कत करूंगा, पहले मैं हिम्मत मार लूं पूरी, क्योंकि कल को जब मेरी हार होगी तो मुझे यह बर्दाश्त नहीं है कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। हारो चाहे जीतो, वो ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है, पर मैं जी जान से प्रयास करूंगा, मैं 100% प्रयास करूंगा, इस चीज का ध्यान रखना है। हार भी यदि होगी तो जिरह के बाद होगी, उससे पहला फैसला नहीं किया जाएगा। और कई बार इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो हिम्मत नहीं हारते, जीत उन्हीं की हो जाती है। हाँ। हम्म। हाँ BNS शुरू से यहाँ पे इसमें क्लास में करवाएंगे, वो जो बची पड़ी है, जो BNS बची पड़ी है उसको करवाएंगे। हाँ। हाँ इंस्टाग्राम चैनल। हाँ इंस्टाग्राम चैनल तो वो है हमारा, बताऊं मैं आपको अपना इंस्टाग्राम, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। हाँ ऑफिशियल राम, हाँ ऐसे करके है, ऑफिशियल राम 6134 ऐसे करके है, ऐसे करके है। तो इसमें मतलब आपका मन करे तो आप पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें डालता रहता हूँ, उसमें कभी कभी डाल देता हूँ, तो आप आ सकते हो, उसमें देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए ठीक है, फिर अब मिलते हैं कल सुबह 11 बजे, तैयार रहना, मैं क्लास लगवा रहा हूँ, आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, और अच्छे से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। आशा है कि मुझे आपको कोई डाउट तो नहीं रहने वाला है। अगर आपको कोई डाउट हो जाएगा तो आप डाउट ग्रुप में डाल सकते हो, पर बस वही चीजें जहां पे आपको डाउट है, और इधर उधर की कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, मिलते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।